Jai Jagannath, Namaskar, good evening, distinguished guests of 11th edition of Literary Festival, Odisha Literary Festival, organized by the prominent newspaper group, the New Indian Express, in our state. Especially it's my responsibility to welcome Mr. Manish Shankar Iyer, very senior and seasoned politician of our country. My responsibility is a little bit more because I inherit him in the Ministry of Petroleum. So we have a special relationship in many issues. Our thinking are alike. Many issues our thinking are in a different way. I welcome my dear friend Anand Ranganathan and other dignitaries, those who are welcome here as panelists and guests. I'm happy. I was looking 2 days itinerary of this literary festival. I am part of this literary festival since last few years. I had one grievance with my elder brother Prabhuji. Out of this event, what is the benefit of Odisha? How Odisha is getting something out of this great literary festival in our state. He promised me few years back, gradually he will increase the content towards Odisha because I have a very clear-cut conviction in one area. Some of our local cultural traditions, civilizational stories are not only pan-Indian, it is really global. So, if Indian Express like institution or organization will deliberate all these things, in the backdrop of Odisha, then it will be win-win for both. My state will get exposure in the contextual, present context, and the true sense. The name Odisha Literary Festival will be justified by an organization like the New Indian Express. Today, from me, expectation is I should say something about ideas of identity. Bandhugan, गोटे सभ्यता हो कि गोटे मनीष हो गोटे भौगोलिक अंचल हो कि गोटे वर्ग विशेष हो आम समस्ते निजर सचेतन मनरे गोटे परिचय नहीं बंची था आमे ओडिया लोक आमे ओडिया भाषा भाषी आमे बेंगली भाषा भाषी आमे आमर संज्ञा या आमर ना या आमर आराध्य या आमर श्रद्धा केन्द्र गुड़िक युड़िक मनुष कौन ना कौटी जगह निजर गोटे परिचय तैयारी करे परिचय स्थान काल पात्र नहीं भैरी भी करि थाए बदलुनी थाए किंतु आमे जेतबेले ओडिशा भले राज्य रे और ये भले गोटे मौलिक विषय उपरे परिचय कल्पना कौन आइडिया ऑफ आइडेंटिटी संपर्क रे आमे आलोचना करबा सेतले स्वाभाविक मोर भले जने जार विश्वास अच्छी सब एंटिटी को कौन से ना कौन से गोटे विषय को लेकिन स्वाभिमान सह चलवा तार परिचय दरकार आम राज्य आम प्रदेश ओडिशा या जदि ऐतिहासिक दृष्टि देखा जाए बहुत माइथोलॉजी कि पौराणिक काल को न जाए जदि
प्रमाण आधारित तथ्य आधारित इतिहास को कई जन विद्यार्थी भाव समीक्षा करे कम से कम आमे कलिंग युद्ध उपरांत आज पर्यंत 2023 सेप्टेम्बर 23 पर्यंत हिसाब करेंगे यार बयस पाखापाखि 2500 वर्ष इतिहास आम पाखे जार प्रमाण सूत्र अच्छे कहीं ना कहीं यार दायित्व कौ समय अच्छा गोटे शासन प्रणाली अच्छी गोटे जीवन शैली अच्छी गोटे भाषा अच्छी लिपि अच्छी सृजन साहित्य करा जायछि आवेग अच्छी जो आवेग गोटे अंचल एटा हुए तो परिप्रकाश हेई पारे किंतु तार कल्पना रे तार थिंकिंग रे तार दूरदृष्टि रे सदा बेले वैश्विक प्रतिफलन अच्छे हुए तो ये विचार को ये भाषा को गोटे अंचल लोक अभ्यास करते प्रैक्टिस करते किंतु या साहित्य को अनुमान करे यार सभ्यतार लिंक गुड़ी को लेकिन जदि आमे खोजिबा आरंभ करूछु यार प्रमाण पृथ्वीर अन्य सभ्यता भी मिलुछि तार माने विगत 2500 वर्ष धरिकी ए अंचल अनेक उत्थान पतन भितरे अनेक उच्चता झटका खाइबा परे उच्चता को पहुंचवा परे झुंटी ही पड़ी झटका खाइबार परे भी गोटे सुसंस्कृत समाज तार कंटिन्यूटी को बजाई रखी थाए आमे ओडिया भाषा भाषी लोक माने ओडिशार लोक माने तार ना केतेबेले को परिस्थिति रे विभिन्न रूप रे अछि किंतु गोटे सभ्यता कौन समानता सह भी बंधाई थाए से समानता गुड़िक अधिका थिबा कारणरू आज भी आम सभ्यताटी गोटे ज्वलंत जजुल्यमान दीप सदृश अच्छे एतिक गोटे सभ्यता सीमित हो जाए कि एतिक गोटे सभ्यता अटकी जीवा दरकार कि गोटे सभ्यतार चिंता आउटकम कौन हुई चिंतन प्रक्रिया आउटकम कौन हो पारे मझे मझे किसी घटनावली को अनुमान करले संशय भी सृष्टि होता है जे सतरे कौन आमे गोटे सुसंस्कृत समाज थिले सतरे कौन आमर गोटे बहुत बड़ इतिहास थिला सतरे कौन आमे साहसी थिले बंधुगण किछि दिन पूर्वे किछि पुराना मंदिर संपर्क रे अनुसंधान करथुवा रिसर्च करथुवा बंधु माने मते गोटे चित्र देखेले कोणार्क मंदिर आजिर बयस हम आज को हिसाब कले 1000 वर्ष पूर्व हम कोणार्क मंदिर रे विभिन्न कारुकार्य अच्छे आम समस्ते से विषय अवगत अच्छा तार सूक्ष्मता संपर्क आम समस्ते गौरवान्वित भी हूँ गोटे चित्र से मत जड़े रिसर्चर बंधु देखेले गोटे जिराफर सेटा मो पाई भी नुआ कथा थिला भारत वर्षर पश्चिमांचल व्यावसायिक संपर्क शताब्दी पूर्वरु आजिर आफ्रिकीय देश गुड़िक सांगे अच्छे आफ्रिकीय देश रे जिराफ मिले मुझे कथा को नहीं जितने मो सामना को आसला मो भितर को टिके गली मो मन रे विश्वास हवा आरंभ होइछि जे आमे केवल पूर्वांचल को जाई नथिले आमे केवल जावा सुमात्रा इंडोनेशिया पर्यंत जाई नथिले आमे पश्चिम रे आमे ईरान सांगे आजिर ईरान सांगे मणिशंकर जी ईरान के साथ आपकी और मेरे बहुत कॉमन संपर्क है
और यहाँ जो हमारे कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर की जो इतिहास है वो जो लोक कथा में है, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ कि वो इतिहास की हिस्सा है, लेकिन जो वहाँ लोक कथा में है, कोणार्क जब बना उसकी जो पहला पुजारी आए थे, पहला पूजक आए थे, वो ईरान की सूर्य मंदिर से आए थे। एक सिविलाइजेशनल लिंक कोणार्कर ईरान पर्यंत थिला, किंतु आकु जाइए कोणार्कर जिराफ चित्र, कोणार्कर प्रतिफलित होता जिराफ छवि आमर समाज माइग्रेशन मोबिलिटी गोटे बड़ संकेत दौर। कई जन मत रिसर्चर बंधु एवं बुझौले, मुझे पचारि कलिंग युद्धर कारण कौन हो पारे। कलिंग युद्धर कारण दीटा होता। आजिकल विश्व ट्रेड निगोशिएशन को बहुत महत्व दौर। आज नुहे सबु समय व्यवसाय वाणिज्यर निजस्व महत्व थिला। भारत वर्षर अन्य प्रदेश अन्य साम्राज्य गुड़िक कलिंग सांगरे संपर्क यही रखी थिले जे कलिंग देकी विश्वर अन्य अंचल को जीवापाई बाट एटा ही थिला। कलिंगर बंदर समूह गुड़िकरे कलिंगर बंदर समूह गुड़िकरे अन्य साम्राज्य गुड़िकर व्यवसायी जो समुद्र दे जाऊले ट्रेड निगोशिएशन टारिफ नहीं झगड़ा है। मोगल सांगरे कलिंगर ट्रेड टारिफ नहीं झगड़ा है। कलिंगर श्रेष्ठी माने व्यवसायी माने अधिका ट्रेड फीस चार्ज करले, ये व्यवसायी कथा। द्वितीय आजिर कलिंग अधा भारत को हाथी जोगौला। आज भी आमर खबर कागज रे बाहर जे आमर हाथी एठी मातिले सेठी मातिले हाथी मनीष को हैरान करे, केतबेले मनीष हाथी को भी हैरान करुछ। मु एबे 2-3 दिन तले आमर परिवेश विभाग मंत्री को कहली मु आपनको 10टा चिठी लिखी थी जे आमर अमुक अमुक जगह ओडिशा रे हाथी को मारिदेले लोक माने। मुझे आउ 10टा चिठी आपको लिखी अमुक अमुक जगह लोक को हाथी मारिदेला। ये आज 21st सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट समाधान कौन हम आपको देखा, किंतु हाथी पूर्व समय मिलिट्री वारफेयर गोटे बहुत बड़ वेपन थिला, माध्यम थिला। आज जेते कि का पाखरे एयरक्राफ्ट केते अछि, फाइटर जेट केते अछि, सबमेरिन केते अछि, गोटे समय केते हाथी केते घोड़ा को सैनिक सेना पाखरे केते थिला तार दक्षता से प्रमाणित होतला। आम अंचल कलिंग भारत वर्षर अधा अंचल को हाथी जोगौला। मोगल सांगे झगड़ा है हाथी सप्लाई रो जो एग्रीमेंट होता तार बुझामणा नहीं झगड़ा है। यहाँ रिसर्चर बंधु कहते मत पोर्ट रो ट्रेड टारिफ नहीं झगड़ा है। ये सब कथा गुड़िकर कहबार बाहुल्य गोटे सभ्यतार एवं आउ जड़े जड़े बंधु मत देखे कहले जगतसिंहपुर अंचल गोटे हाबिटेशन। मु एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट होता कारण ये सब जिन स्वाभाविक मो मन में आकर्षण आसे और रुचि भी रहे। मु पचारली जन को ओडिशार बसती गुड़ाकर आयुष केते, आम 1000 वर्षर कटक कथा कहूँ, यार आइडेंटिटी ये आइडिया ऑफ आइडेंटिटी। कटकर तारकसी काम ओडिशार सोनपुर हो संबलपुर हो बरगढ़ हो ये अंचल इकत्र काम इकत एठू साउथ ईस्ट एशिया को जाइए ना, साउथ ईस्ट एशिया एटिका गोटे विश्व गवेषणार विषय हो पारे। आम तो जोर से कह आमठू जादि आम मधुबनी पेंटिंग आमर रघुराजपुर पट्टचित्र को देखा सूक्ष्मता आपे आपे बारी जाए किए कौटी पहुंचे। ये गुड़िक कहबार उद्देश्य ओडिशार से जो बसतीर अनुमान जगतसिंह पाखरे गोटे गाँव बसती जो अंचल शारदा दास प्रथम भाषा भित्तिक महाकाव्यर अनुवाद करथिले पाखापाखि 2800 वर्ष पूर्व। कम से कम पौराणिक काल को न गला परे भी ये भूखंडर आइडेंटिटी
कम से कम 2500 वर्ष बोली निसंदेह कह जाई पारे। जो सभ्यतार रूटेडनेस 2500 वर्ष से सभ्यता 21st सेंचुरी रे कोठी ठिया है। मोर दृष्टि रे आइडिया ऑफ आइडेंटिटी रो निकष कौन हम दरकार, निर्यास कौन हम दरकार, आउटकम कौन हम दरकार। गोटे समाज रे गोटे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो माने ओडिया भाषा भाषी लोक एठी उपस्थित अछंती, आमे समस्त मिसिक के शिक्षा रे अछि, के व्यवसाय रे अछि, के खेल रे अछि, के संस्कृति रे अछि, के सिनेमा रे अछि, के साहित्य रे अछि, के संगीत रे अछि, जे जो काम रे थाउ आमको 2.5-3 वर्ष रो समाज रो आजिर अवस्था कौन। आम ओडिया साहित्य रे कथा अछि जे आमे केते दिन मो मामूर निश अछि बोली कहबा, मोर कौन अछि, मु कौन कली, मोर दायित्व कौन, मोर भविष्यत कौन, ए गुडी को आइडिया ऑफ आइडेंटिटी रो गोटे गोटे आउटकम बोली मते लागे। आज 21st सेंचुरी रे जेतेबेले विश्व गोटे नुआ परिवेश को जाउची, नुआ परिस्थिति को जाउची, विशेष करके कोरोना उपरांत विश्वर जो परिवर्तन होउची एटा इंक्रीमेंटल चेंज होनी, सहज सुलभ चेंज होनी, एटा गोटे एक्सपोनेंशियल रेट रे चेंज होउची। यार गति बहुत बढ़ी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइंस एगुड़िक बहुत सीमित कर से समय गोटे सुसंस्कृत समाज आज थे आत्म समीक्षा करिवार आवश्यकता अच्छी। मु भावुची परवर्ती समय जो विषय गुड़िक आलोचना ये हम से सब विषय गुड़िक जो मैंने आम ओडिशा संबंधित बंधु मैंने आम जुटे मु माय पॉइंट इज नॉट only we should discuss about Odisha, but I am confident, I am very little bit arrogant on this issue. Whatever Odisha's thinkers thought in old days, old times, and whatever we will discuss today, in Odisha, we never limited our ideas up to a particular geography. That's what we call the most respectable deity of our society, Lord Jagannath, as Lord of entire universe from its nomenclature. So I strongly believe whatever this old civilization will ponder over, will think and will get into more deeper sense, the outcome, the Amrit will be for the entire well-being of human being. ए पाई बंधु आमर दायित्व अधिका बढ़ुची। आ मोर आउ गोटे मत शताब्दीर प्रारंभिक 2-3 दशक से शताब्दीर एजेंडा सेट हुए। विंश शताब्दीर प्रारंभिक 3 दशक को आप हिसाब करंतु, चतुर्थ दशक पर्यंत हिसाब करंतु। 1908 मसीह फकीर मोहन सेनापति ऑरेटर लिखिले जे केते दिन आमे भारतीय माने लिवरपूल रो लुण खाइबा, मैनचेस्टर रो लुगा पिंधिबा। तार 8 वर्ष पर महात्मा गांधी भारत को आसिले 1920 सुधा। माने फकीर मोहन जो साहित्य रो जो आइडियाज रो आइडेंटिटी ऑफ आइडिया रो मंचर मुझे जो आइडिया रो चिंता कले फकीर मोहन सेनापति तार लेखिबार एटा तो ओडिया लोकंग तरफ आम मिछ क्लेम करवा नहीं। फकीर मोहन सेनापति जो कथा को 1908 लिखिले, महात्मा गांधी ताकू स्वदेशी आंदोलन रूप देले 1920 आड़ 12 वर्ष पर ये आइडिया ऑफ ओडिशा। तेणु आम विचार आम चरित्र 2015 महात्मा गांधी भारत को आसिले, असहयोग आंदोलन तापर है, भारत छाड़ आंदोलन है,
नरम दल गरम दल उभय काम कले नेताजी अभ्युदय है किसी चिंता ना से कहले देश स्वाधीनता तो हो किंतु आमे चलो पाठ पढ़ेवा काम लगे कोटी तिलक कोटी मालवीय कोटी लालाजी समाज गठन अन्य दिग विषय चिंता करले विनोबा भावे जमी किमती बंटा हम ता विषय चिंता कले आज से भाव आमे ओडिया लोक माने आमर हजार हजार वर्षर परंपरा को आधार करके ये जो विषय इंडियन एक्सप्रेस आज गोटे विमर्श करुच्ची से विमर्श को आमे समस्ते ओडिशा रे स्वागत करवा दरकार आमे आमर वैश्विक दायित्व आमर राष्ट्रीय दायित्व आम निज अंचल को सर्वोपरि करने सदस्कृत करने ऊपर को आने विनम्र गुंडुची मूसार समस्ते प्रचेषा करने दरकार मु इंडियन एक्सप्रेस रो बंधु मान को विशेष करके आदरणीय प्रभु चावला जी को और सांत्वना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूची मत ये आपण भाया विद्वत सभा सामिल कर धन्यवाद. It's very difficult to ask any question to education minister these days. It's very difficult. Because sometimes they become HRD minister, sometimes they become education minister. I don't know the difference between education and HRD. Perhaps I am not wrong. It was Mr. Rajiv Gandhi who devised this HRD minister. Am I right, Mani? Because he put all human resources together in the one ministry. Pradhanji, because I don't want to get into details. What do you think in a federal government or in a democracy like India, where state subject is also education and is on the concurrent list, what is the role of an education minister? To unite or divide? Any responsible person will not talk about divide. I didn't mean divide in terms of religious. No, any aspect, be it religion, be it language, be it region, be it geography. No sensible person can advocacy about any division. So there is certain things are unanimous in our country. We have to create a united force, united spirit, and I think there is a moment today in our country. We may have our differences in political issues. We may have differences in our certain particular issues. But in moreover, the country is united for well-being of the human being. No, when you say unite, in the sense because normally people say language unites. But in India, we can't have one language. Obviously, the language formula which was devised by years ago has not been implemented. Because on the name of education, a lot of fight takes place. Basically, it started with Mr. Noor Hussain, and I must tell you, out of 33 education ministers so far, only 4 have completed term. Not many, because education ministers in this country are changed every second year. I am surprised because in Modi government, where stability is ensured, you have a continuity of 5 years long duration for finance, defense, commerce, other things. But even in Modi government also, you are the 4th education minister. So it looks like when it comes to education department, there is no kind of a stability even at the central level, even at the state level. The state is, education don't you think is an important subject? When language can't unite India, education policy should be such which can unite. Because on NEP also, now you must have heard many states have opposed it. So what is the role, how to education minister can unite everybody on one table? Prabhu ji is an intelligent person in our country. I'll not say he is a journalist only, he is a thinker, he is a diplomat, he is good in words. So he has put 2 questions in one umbrella. One is language, one is continuity as education minister, stability in education department. I'll handle that in the supplementary question later on. But let me try to answer the part 1 of the question. Language is a divider or a unifier? I certainly believe Devi Prasanna ji is here. He represents language of the country. It may be Odia language for his advocacy, but he represents the language, vertical language. He is a language authority of the country. National education policy is saying
all language are national language. There is a continuity, there is a similarity, there is interconnectivity in all the languages of our country. The moment we will say, this is the only language you will be taught, then the division and tension is there. Realizing going through our experience of last few decades, the education policy 2020 very categorically saying the early education will be in the mother tongue, in the local language. Now we will be happy to know. Now we have given advice to CBSE, the central board, to create mechanism to facilitate students, those who will want to study in their mother language, mother tongue, from class 1 to at least class 8. In this preparatory years, if they will want to learn, study and read in their mother tongue, CBSE is going to facilitate that, the CBSE will give that opportunity to them. Unless until the young person, young boy or girl, will learn the basic things, the preparatory years, the language he first listen, the language he first utter. If she or he will write and read in the particular language, then the holistic understanding of the student will be there. Recently, we are happy to know our NCERT has developed 2 primer in 2 very old and primitive languages of tribal language of Odisha. In the neighboring of Andhra Pradesh and Chhattisgarh and Odisha, there are 2 tribes. One is Chawla, they speak Kui language. One is Bhatra, they speak Desia language. For both of them, they are 2 tribal language. They have their own lingua franca. Now, in Odisha part of that tribal community, through Odia alphabets, we have created premier for these 2 tribal languages. I have been to that area. I found there is a learning gap between Odia and the tribal boy, tribal girl. Government of India is of this view. We have to create language decentralization approach. There are many languages in our country. Unless until in the era of technology, we have to create ecosystem, we have to create facility in their mother tongue and in their local language. Then I personally feel, and those who are opposing in name of language, I think their opposition is political per se. If someone is opposing in Tamil Nadu about national education policy is advocating for mother tongue. Entire political community of Tamil Nadu is of this opinion that teaching methodology should be in Tamil language. So what is the difference? I had been to all these states. My personal view, there are two things. One, what they are practicing, and another, what they are professing. For political purpose, they have their own opposition, but in the ground, there is unanimity. We have to create scientific temper for the students, and language cannot be the barrier. Language is always unified in our country. I want to know, because there was a discussion about 3-language formula. Do you think, are you in favor of that, reviving that formula, 3-language formula? I'm talking about generally at the national level. How you communicate? But my understanding, there are 2 things. The existing 3-language formula, language as a subject, in the CBSE, in the certain state boards, they are offering their mother tongue, 1 language. They are offering English, is the number 2 language. They are offering the 3rd language. The 3-language formula derives from this practice. But I am talking about language as a method of teaching.
This NEP is giving emphasis the method of teaching. You learn 3 languages, you learn 2 languages, you learn mathematics, you learn physics, you learn social science. In which language you want to learn? This NEP is giving emphasis the enter from for the first time. NEP is recommending early childhood education from the age 3. From that age to age 18. Age 18 means up to class 12. In this 15 years, the maximum understanding will come in the from class Bal Batika 1, 2, 3 and class 1 to 8. In this period, in this cohort, if the boy or girl will learn according to her or his choice. If you want to learn it in English, welcome. If you want to learn it in the mother tongue, it should be. If they want to learn it in any other Indian language, it should be. The offer should be in front of the student. It is up to the student, they can choose the language. We should not get confused. 3 language formula is a 3 language as subject. This is according to her choice also. Somewhere it is Sanskrit, somewhere it is Marathi, somewhere it is Tamil also. But Prabhuji, the primary point is the method of learning. No, you are talking about method of learning. I am talking about method of uniting the nation. Because you are talking about what happens at school level. Yes, that's right, the way you are talking. And then how does India communicate with each other? There was 3 language formula. Okay, Tamil Nadu will write Tamil, you write in English, somebody will write Hindi. So I am talking about not what happens in the school. That is a good policy which you adopted. But does India need some kind of a common communicative mechanism? Or not? I am talking about that. I personally don't think there should be a single language. That's what NEP has very categorically said. All Indian languages are national language. Be it Tamil, be it Bengali, be it Odia, be it Marathi, be it Hindi, all are national language. You cannot impose a language on anybody. This is the language. The last few decades, the approach, this is the language. This is not good. In the era of technology, recently, I can cite one example. How easy is the things up? In the recently completed G20, we have developed an app. You might have used that app also in the media center. In that app, we have loaded more than 15 foreign languages. There is a language translator within that app. If I ask, if you say something in Hindi, the Italian gentleman in the other side can understand my Hindi through Italian language. Technology is so easy. If a French person will tell something in the French, and I can understand that in English or Hindi. Technology is a great equalizer and enabler of understanding each other. In this era of technology, we should not fix particular language A should be the national language, the link language between all of them. There are a lot of 90% similarity between all the languages of India. So all languages are national language, and language is always a unifier, and lot of new things are coming up due to mobility, due to job opportunity. You have a good point. It means App India or App Bharat will unite India through technology. They will translate immediately. That is what you will do now. Not only technology, Amitabh Bachchan also do that. Because you will speak in Odia. Film, and I have a song. You will speak in Odia, I have an app, I will translate it in No app. I can, if you are a Punjabi person, I am a Odia person. If you speak in Punjabi in a very musical rhythm, I can understand the Punjabi also. That is the beauty of Indian language. So I am not confused. You go to Puri Mandir. Especially in Puri Mandir, in any religious place of India, people doesn't know the other language, or the Hindi language or Punjabi language or Gujarati language, but they can communicate with each other. Language doesn't mean only phonetics. Language means it's an exchange between ideas, exchange between hearts. And today, in a democratic society, we should not impose a particular language on anybody. This is the link language. Good. You should not impose any language on anybody. That's a good idea. But why there is the allegation all the time, you want to impose history on others?
you are imposing the ideology on others. That is also part of the education system. It started first with Nurul Hasan when he became the Minister of State for Education. He also imposed his kind of history on us. And when allegation against you party is, they are rewriting the history which the Congress party must have written upon their own angle. If that is the job of education, to rewrite what the other person has written. You are imposing history, that's the allegation against you by the opposition. That's not. I hope that is not your personal view, Prabhuji. I said opposition. My personal view, I can't express. That's I'm saying. I'm not so good like you in the words. So I'm a journalist here. No, I concede that. I concede that. First of all, we are not changing any history. Or rewriting. Or any rewriting. No rewriting of history, no changing of history. But we want to bring some facts in front of the society. Prabhuji, do you know who is Baji Raut? Do you know? Do anybody know who is Rani Gaidulu? Do anybody know who is Eluru Sitarama Raju? Baji Raut is a 12-year boy, 100 kilometers away from this place. He fought with British soldiers. He died with British soldiers' bullet. The boy's only fault was he did not heed to their word. He did not help them. The tyrant British soldiers shoot that boy. We Odia society thinks he is the youngest freedom fighter of the Indian freedom struggle. Why all India level the Baji Raut should not be taught? Why Sitarama Raju of neighboring Andhra, the tribal legendary hero, should not be taught in the pan-Indian level? Why Rani Gaidulu's heroic stories should not be taught in the pan-Indian level? We just want to draw a bigger line. We don't want to, we are not in job of making anybody small. We are drawing a bigger line. We want to brought out the right things in front of society. This society, the new generation should know this civilization has centuries-old struggle, centuries-old history, century-old legacy. Do you know, Prabhuji, there is a great astronomer, Pathani Samant of this place. He is as good as Aryabhatta. Who knows about in the pan all India level, who knows about Pathani Samant? Should not we brought Pathani Samant name to the national level? This national education policy is only recommending right things should come. One sentence. What do you call this, what you are doing? You are not rewriting history, okay. What are you doing by all this? In one line, I am going to say that. In your journalistic term, we are drawing a bigger line. So you are Indianizing Indian history? भारतीयकरण कर रहे हैं उसका क्या? इसमें कोई गलत है क्या? नहीं मैं पूछा नहीं इसमें गलत क्या है? आप ऐसे प्रभु जी आप कहने में क्या कि भारतीय कोई हिचक नहीं है. हम तो कह रहे मैं भी आपके विषय पे कहा कि मेरे 2500 साल की आइडेंटिटी है क्या इस देश में. मैं अभी तो आपके मंच पे पिछले बार भी कहा था, फिर उसको अगर मौका दिया तो फिर दोहराता हूं. हम उड़िया लोग मानने के लिए तैयार नहीं है. हमको अशोक से पराजय मिला था. हम उड़िया लोगों की, मैं एक प्राउड उड़िया हूं. मेरे मन में दृढ़ता है जब सम्राट अशोका उड़ीसा में आक्रमण किए ये ट्रेड टैरिफ फॉर एलिफेंट के लिए, तब मेरे वहां डेमोक्रेसी था. मेरे वहां 2500 साल पहले अगर एक गणराज्य यानी कलेक्टिव विजडम काम कर रहा था, क्या मैं मैग्ना कार्टा के साथ कॉम्पीट ना करूं? कि मेरे डेमोक्रेसी 2500 साल पुराना है. मेरे साहस 12 साल की बच्चे के अंदर इतना था कि अंग्रेजों की गोली को खातिर नहीं किया. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग यही भारतीयता ही है तो मैं बड़े खुशी से कहूंगा इसी को ही दिखाना हम चाहते हैं. जिसमें अभिमान हो, जिसमें आइडेंटिटी बने, जिसमें लोग प्रेरित हो, उसको तो लाना ही चाहिए. तो आप मतलब विदेशीकरण से आप देशीकरण कर रहे हैं, भारतीयकरण कर रहे हैं. देखो भारत कभी ये चक्कर में नहीं पड़ा है. हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में विश्वास रखने वाले हैं.
भारत की सामान्य लोगों की वसुधा यानी ग्लोबल व्यू डीएनए में ही है। मेरे वहां एक जगन्नाथ मंदिर की लोक संस्कृति में एक दलित व्यक्ति की चरित्र है, दासिया बाउरी। वो भगवान को बड़े समर्पित होके भजन गाता है उनके लिए। वो भी ग्लोबलाइजेशन सोचा था। सेंचुरी शोल्ड वो जब भजन गाया था ना, वो छोटा नहीं गाया था। वो कभी अमेरिका नहीं गया था उन दिनों में। ये नीलम माधव पंडा दुनिया में हमारा घूमता है, नाम करता है उड़ीसा का, वो तब नहीं गया था। भक्त साला बगा कोई नहीं आया था, मक्का मदीना से ही का था। आज की परिभाषा में माइनॉरिटी था, लेकिन महाप्रभु के लिए गाना गाए तो वही ग्लोबलाइजेशन मेरे थ्योरी में था। इसलिए ये सारे में ये जो विदेशीकरण स्वदेशीकरण, ये तो रिसेंट पास्ट की एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। भारत ना उसमें कभी विश्वास किया था, ना आज भी कर रहा है, ना आगे ऐसे होने वाला है। ये भारतीयता है। तो भारतीय जब आप कर रहे हैं सब कुछ, पर एक चीज पॉलिसी नाउ आई एम शिफ्टिंग टू अदर प्लेस। ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप इंडिया इनवाइट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ लगाइए, उनकी कल्चर को, उनके सिलेबस को, उनके पढ़ाने के तरीके को, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आपको लगता है कि इंडिया में जितना देश बढ़ा रहा है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुला करके आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को समझते हैं ये इन्फीरियर हैं, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं दे सकते वो लोग क्या? देखिए प्रभु जी, देखो चीजों को ऐसे छोटे पर्सपेक्टिव में आप जैसे बड़े आदमी कैसे दिख सकते हैं? मैं छोटा आप नहीं दिख सकते हैं। मैं आपको दो चीज, हम ये समझता हूँ हम इंडिया बहुत बड़ा है, बाकी जगहों से मेरा ये है कि भारत सबसे ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर बाहर वाले आते हैं। हमें हमारे मन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं है। हमने बाहर ले जाने के पहले अगर आप ही गुरु हैं, देखो कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और आइडिया किसी की आपको, आप तो उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं तो उस प्रश्न का गुनहगार हूं कि आप तो छोटे आइडिया वाले लोग हों। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं। हम फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन यूजीसी अभी ऑन प्रोसेस है, जल्दी ले आएगा। हम विश्व की अच्छे विश्वविद्यालय को भारत ले आना चाहते हैं, हमारी शर्त पे। क्यों, उसकी मैं उत्तर दूंगा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। उसकी पहले हमने भारत की 2 विश्वविद्यालय स्तर की इंस्टीट्यूशन को विदेश ले गए। आईआईटी चेन्नई अफ्रीका गया है, अफ्रीका की सरकार की खर्चे से तांजानिया गया है, अब तांजानिया की खर्चे से। यूएई अबू धाबी आईआईटी दिल्ली गया है। वहां से कोई आने की पहले हमारे लोग वहां गए पहले। मैं एक बताता हूं, जापान, कभी कभी मैं एक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के नाते मेरे मन में एक जिज्ञासा कई दिनों से मेरे जब हेतु हुई तब से चल रहा है। जापान को स्टडी करनी चाहिए। जापान इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति क्यों किया? जिस जापान को के ऊपर एटॉमिक बम डाल के विश्व की कुछ ताकतवर देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, वो जापान अभी इतने शांत हुआ है। स्वभाव में शायद नम्र हुआ होगा, लेकिन बुद्धि में उतना ही तीक्ष्ण है कि विज्ञान और डेवलपमेंट में क्वालिटी की दूसरी नाम मेड इन जापान हो गया है। क्या उस प्रकार के प्रोसेस को भारत की इकोसिस्टम पे ले ही लाना चाहिए? क्या विश्व की साइंटिफिक डेवलपमेंट को भारत के विद्यार्थियों को वंचित करना चाहिए? आज भी भारत के लगभग 10 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन वर्टिकल में स्टूडेंट है। क्या उनको भी वैश्विक स्तर पे जो साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी नॉलेज शेयरिंग करने के अवसर हमें नहीं देना चाहिए? और भारत कभी ना किसी से प्रभावित होने वाला है, ना किसी को आक्रमण करने वाला है। ज्ञान की दृष्टि से हमें परहेज नहीं रखनी चाहिए। हमारे वहां तो विश्व के कई लोग आए थे ना पढ़ने के लिए, हम भी तो गए थे बाहर कहीं पढ़ने के लिए। ऐसे चीजों में मैं नहीं मानता हूं हम बाहरी विश्वविद्यालय को ले आने में हमारी कोई मूलभूत तत्व खराब हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं मानता हूं। अब अगला टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक ये भी है, आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन जितनी भी है एकेडमिक,
उनका सेफरेनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लिबरल लोगों को निकालते चले जा रहे हैं, उसमें कितना सच है? सच नहीं है। तो जितने भी अपॉइंट किए लोग आपने मेरिट पे अपॉइंट किए हैं, पूरा मेरिट पे किए। उनका बैकग्राउंड आरएसएस या बीजेपी का कुछ नहीं है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आरएसएस बीजेपी होना कोई संविधान में गुनाह है क्या? हमने मेरिट को ध्यान दिया है। ये बैठे हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद महांती, ये हमारे वाइस चांसलर रहे उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में। ये तो आरएसएस की हाफ पैंट तो नहीं पहने होंगे कभी। मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, तो अरविंद के अनुयायी है, तो अरविंद स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनको हमने नियुक्त किया था। आपके कहना ऐसे आपकी मैं तो 25 एग्जाम्पल बता सकता हूं। मैं तो मेरे सामने संजोग से महांती साहब यहाँ बैठे तो मैं उनको उदाहरण दिया। मैं तो बहुत दिनों के बाद उनको मिला। ऐसे नहीं है, देखो अच्छे लोग आते हैं सर, हम मेरिट पे लाते हैं, हम मेरिट पे लोगों को विश्वास करते हैं। बाकी देखो, ये सारा विषय पे जहां तक आप मेरे को ले जाना चाहते हो, मैं वहां जाने वाला हूं। और मणिशंकर जी के सामने मैं कैसे जाऊंगा? वो भी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो आपसे आप ये कि मैं आपसे फिर यहाँ आनंद रंगनाथन है, मैं तो बैलेंस में चल रहा हूँ। आज तो कुछ लोग मैं पूछ लेता हूँ कि मैं थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, बड़े भाई थोड़ी लिबर्टी, क्योंकि उनके आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस या बीजेपी के होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अच्छी पोस्ट के लिए, अगर मेरिट पे आते? मैं आरएसएस का हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं। क्या असुविधा है पॉलिटिकल पोस्ट? एकेडमिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी महांती साहब है। हाँ, तो आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी भाई इसमें सारे इसमें परहेज क्यों है? मणिशंकर जी की एक विचारधारा है, मेरे को आज डेमोक्रेसी में हैव टू रिस्पेक्ट दैट। उसमें गलत क्या है? इसमें कहने में कि आप बीजेपी, जैसे प्रमोद महाजन जी से मैंने सवाल पूछा था कि आप उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप टेलीकॉम में सबको आरएसएस बीबीपी के लोगों को रख रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसी को रखूंगा क्या? तो मैं आपसे पूछा हूं कि आप उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, देखो मेरे ऊंचाई नहीं है मैं स्वर्गीय सर प्रमोद महाजन जी की तरीके से उत्तर दूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है, देखो विचारधारा सबकी अलग अलग होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको आज के एकेडमिक्स में 25 लोगों को गिना सकता हूं शायद, जो आप स्केल लेके घूम रहे हो कि आरएसएस बीजेपी शायद उस स्केल में वो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दे आर गुड पीपल, उनको रहना ही चाहिए। देश के हित में जो है वो सही व्यक्ति है, वो कांग्रेस का हो, वो उनको नेहरू जी को मानते हैं तो स्वागत है, हमें क्या आपत्ति है? ये डेमोक्रेसी है। हमें देश की विकास के लिए जिन लोगों की सहमति है उनको हमें महत्व देना चाहिए। एक दोबारा बताऊं, एक वो तो एक सिद्धांत वो बैठे हैं, ये हमारे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर देश के रहे, अभी रिटायर करके आ गए सिद्धांत बाबू भुवनेश्वर। ये तो कभी बीजेपी के मेंबर नहीं रहे होंगे, ना इनकी धर्मपत्नी बैठी, वो तो कभी बीजेपी में नहीं थी। देखो हम मेरिटोक्रेसी में हमारी सरकार चलती है। हम ये जो कुछ मित्रों को जिनको डेमोक्रेसी में डिफीट होता है ना, उनको कुछ बहाना ढूंढता है हमको गाली देने के लिए, ये क्यों उसको ले आया, उसको क्यों ले आया, उसको क्यों ले आया, ऐसा नहीं है। प्रतिभा और गुण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देश के साथ जो सहमत है, देश के विकास के लिए जो कमिटेड है, उनको हम महत्व देते हैं, वो प्रक्रिया में सब लोग आगे आते हैं। ये एक वो शायद ये पुराने नैरेटिव हो गया है प्रभु जी, और कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा हमको थोड़ा टाइट करने के लिए। ये तो नैरेटिव जो होता है एजुकेशन में चलेगा आपको। एक अभी सवाल मैंने कल परसों पढ़ रहा था कि आईएएम को पहले ऑटोनॉमी थी अपना चेयरमैन प्रेसिडेंट चुनने का, उसमें कुछ आप लोगों ने कुछ लगाया, इसमें क्या है कि अब सरकार से पूछना पड़ेगा दोबारा से? ना ऐसा नहीं है। देखिए 2018 तक आईआईएम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको अधिकार नहीं था वो एक डिग्री दे पाएंगे। वो सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे, डिप्लोमा के कोर्स चलाते थे, डिग्री नहीं दे पाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईआईएम एक्ट 2018 लेके आए। उस समय में जो एक्ट हम लेके आए और आज थोड़ा उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, 3-4 साल का अनुभव आया कि इनकी डायरेक्टर और उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को चयन करने की प्रक्रिया हम देश में एक स्टैंडर्ड्स करनी चाहिए, जैसे आईआईटी का है, जैसे एनआईटी का है। आईआईटी भी उतने ही बड़े अच्छे ब्रांड है, जैसे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जिस प्रक्रिया से अपने डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ चेयरमैन को चयन करते हैं, ऐसे ही
प्रक्रिया में हम आईआईएम को भी लेके आए कि यूनिफॉर्मिटी लाए। यूनिफॉर्मिटी इसलिए कोई सरकार देखो अभी 5G टेक्नोलॉजी देश में इंडिजिनस बन गई। किसने बनाया? 5 आईआईटी और C.डॉट टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मेटी के एक इंस्टीट्यूशन C.डॉट उन्होंने बनाया। ये तो सब क्वालिटी के लोग थे। इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने थोड़ा आईआईएम एक्ट को थोड़ा अमेंड किया है, लेकिन इनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम जैसे था उसे ज्यादा रहेगा। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप चुनाव लेके अकेला लड़ेंगे ना बीजेपी, या कोई छोटी मोटी कोई पार्टी यहाँ भी ढूंढेंगे आप? देखो, हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए को भी इस बीच में 25 साल पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 2024 की चुनाव लड़ेगा। 350, मैं आज कह के जाता हूँ, 350 से ज्यादा सीट एनडीए को आएगा। मैं असेंबली की बात करती हूँ। असेंबली का चुनाव भी साथ में होने वाला है, उसमें आप वहाँ तो एनडीए, यहाँ तो बीजेपी है, या दो ही पार्टी। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में कल तक इंतजार करिए। क्या बोला? कल पूछ लीजिए पहले। मैं उसमें बीजेपी, अरे मैं पिछले हमारे ये तो मैं आप मैं इस बार फंसूंगा नहीं। आप इतने आप कल तक कल कंक्लूडिंग सेशन तक पूछ ही लीजिए। गलत जगह पे पूछ रहे हो। दिल्ली भाई बैठे हैं साक्षी हमारे, गलत जगह पे पूछ रहे हो। कल इलेक्शन में कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का कल पूछ लीजिएगा। नहीं, आपसे नहीं पूछूं। कौन सा वाला? कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का फेस कोई होगा यहाँ के? नहीं, आप जैसा? नहीं, हमारा तो देखो, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में, हम अपना फॉर्मूला क्यों आपको भी बताएं? हमने महाराष्ट्र में जीता बिना चीफ मिनिस्टर के नाम पे, हमने हरियाणा में जीता, यहां भी जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे।